तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वनेसा के एक न्यू स्पेल की वजह से किसी की जान नहीं जाती, वरना क्वीन ऑफ विचेस तो सबको एग्जीक्यूट करने वाली थी। वनेसा क्वीन ऑफ विचेस को साफ साफ बोल देती है कि उसका एंड क्वीन ऑफ विचेस का कोई रिश्ता नहीं है, सिर्फ ब्लैक बुल ही उसकी फैमिली है। क्वीन ऑफ विचेस अपने एक फ्लैशबैक में चली जाती है जब वनेसा काफी छोटी थी। वनेसा अपने थ्रेड मैजिक से एक डॉल बना के क्वीन ऑफ विचेस को दिखाती है एंड कहती है कि वो अपने मैजिक से सबको खुश करना चाहती है। क्वीन ऑफ विचेस भी उससे कहती है कि वो जरूर ऐसा कर पाएगी। क्वीन ऑफ विचेस अपने में ही बोलती है कि मैं परफेक्शन के लिए इतनी ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर को इग्नोर ही कर दिया। एक ऐसी भी पावर होती है जो एक इंसान के इमोशन के साथ इकट्ठा होती है, किसी एक व्यक्ति के फीलिंग के साथ बाहर आती है। जब वनेसा क्वीन ऑफ विचेस के साथ थी वो एक भी मैजिक स्पेल करना नहीं सीख पाई थी, पर वो आजाद होने के बाद जब फॉरेस्ट ऑफ विचेस से भाग के ब्लैक बुल को ज्वाइन कर लेती है, उसके इम्परफेक्ट स्पेल परफेक्ट बन जाते हैं। क्वीन ऑफ विचेस हार मान लेती है एंड अपने ब्लड रिकवरी मैजिक से वो सबको हील कर देती है। फॉरेस्ट ऑफ विचेस में जितने भी लोग जख्मी होते हैं वो उन सभी को हील कर देती है। इतने बड़े एरिया में सभी को एक साथ हील कर देना कोई मामूली बात नहीं है, मानना पड़ेगा क्वीन ऑफ विचेस काफी ज्यादा पावरफुल है। सबको हील करने के बाद वो चुपचाप से वहां से चली जाती है। नोएल के खुशी के आंसू निकलते हैं कि वो लोग जीत गए और वो वनेसा के गले लग जाती है। लाड्रोस वू करता है, वू। डोमिनो फ्रांजेल के गले लग जाती है और कहती है मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। मैरिएला फ्रांजेल को कहती है तुम हमेशा की तरह ही नंगे हो रखे हो। डोमिनो मार्स एंड फाना से कहती है लॉन्ग टाइम नो सी एंड देन वो मार्स से कहती है कि काफी सही काम किया तुमने। नोएल वेनेसा से बोलती है कि हम तुम्हारे न्यू स्पेल की वजह से जिंदा हैं। वेनेसा कहती है नहीं, इधर सबकी वजह से हम जीत पाए, इसमें सबका कंट्रीब्यूशन था, बिना तुम्हारे मैं न्यू स्पेल यूज ही नहीं कर पाती। वेनेसा का जो बॉन्ड था ब्लैक बुल के साथ, उसी इमोशन के चलते वो अपना न्यू स्पेल यूज कर पाई। आस्था हील होने के बाद कहता है मैं पहले से भी बेहतर लग रहा हूँ अब तो। नोएल उसको बोलती है टी शर्ट पहन लो। आस्था कहता हाँ सही कहा, पर नोएल देखो ना, अब जब मैं पहले जैसे नॉर्मल हो गया हूँ, मेरी मसल पहले से भी बड़ी और मजबूत हो गई है ऐसा लग रहा है। नोएल शर्म के मारे लाल हो जाती है और आस्था में एक चपेट लगाती है। जब क्वीन ऑफ विचेस वापस जा रही होती है, नैरो क्वीन ऑफ विचेस के पास जाके उसके कान के लटकन पे चोंच मारती है। ये कान के कुंडल एक मैजिक स्टोन होता है। विचेस ऑफ फॉरेस्ट में सब कुछ पहले जैसे ही नॉर्मल हो जाता है। एक विच कहती है कि अच्छा हुआ कि सारे दुश्मन लोग चले गए, वरना उनके लिए सही नहीं होता। क्वीन ऑफ विचेस उनको छोड़ती नहीं, सब लोग क्वीन ऑफ विचेस के घर में होते हैं। फ्रांजेल क्वीन ऑफ विचेस से कहता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन इधर एक मैजिक स्टोन की तलाश में आए थे, क्या तुमको पता है वो कहाँ है? क्वीन ऑफ विचेस अपने कान में जो मैजिक स्टोन पहनी होती है वो उनको दे देती है और कहती है ये मेरे किसी काम का नहीं है, तुम रख सकते हो। आस्था उसको बहुत बहुत धन्यवाद कहता है। तो वहीं फिनरल सोच रहा होता है इतनी आसानी से हमको एक मैजिक स्टोन मिल गया रे, यामी हमारी बहुत तारीफ करेगा। आस्था बोलता है तो आई ऑफ द मिडनाइट सन इस मैजिक स्टोन को क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, वो इससे क्या करना चाहते हैं, क्या तुमको कुछ पता है? क्वीन ऑफ विचेस बताती है कि मैजिक स्टोन एक तरह का मैजिक आइटम होता है, जो भी इसको पहनता है उसका मैजिक बढ़ जाता है, पर एक सिर्फ एल्फ ट्राइब के लोगों का ही पावर एनहांस होता है इस मैजिक स्टोन से, एल्फ प्रजाति के लोगों का। एल्फ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं। एल्फ लोगों के पास नॉर्मली ज्यादा मैजिक होता है इंसानों के मुकाबले में। सेंचुरीज पहले वो जिस जगह पे रहते थे वो फॉरसेकन रिल्म के नाम से जानी जाती थी। आप लोगों को तो पता ही होगा ना, क्लोवर किंगडम 3 रिल्म में डिवाइडेड है। पहला रॉयल रिल्म जहाँ शाही घराने के लोग रहते हैं, दूसरा है कॉमनर रिल्म जहाँ कॉमन लोग रहते हैं जिनके पास मैजिक पावर तो होता है पर उतना नहीं, सिर्फ नॉर्मल लेवल का। जैसे आज की दुनिया में मिडिल क्लास होता है ना, वैसे ही क्लोवर किंगडम के यूनिवर्स में वो कॉमनर लोग होते हैं। फॉरसेकन रिल्म में गरीब लोग रहते हैं, अनाथ लोग। उस समय में कई सारे एल्फ ऐसे थे जिसके पास क्वीन ऑफ विचेस के जितने पावरफुल मैजिक था। इससे पता लग रहा है कि एल्फ लोग के पास कुछ ज्यादा ही मैजिक पावर होता है। फिंडल सोचता है कि ये क्वीन ऑफ विचेस कब से जिंदा है भाई, कई शताब्दी पहले ये जिंदा थी, सेंचुरीज पहले इतने, देखने में तो ये नहीं लगती। इसकी स्किन भी काफी ठीक ठाक है, इतनी बूढ़ी भी नहीं लग रही है दिखने में। तो एल्फ ट्राइब एंड ह्यूमन में लड़ाई हुई, इंसान ज्यादा मात्रा में थे और वो इस फाइट को जीत गए। फाना के माथे में जो एक थर्ड आई थी वो एक तरह का फॉरबिडन मैजिक था, पर वो फाना ने एक्टिवेट नहीं किया था, वो किसी और नहीं उस पे वो फॉरबिडन स्पेल किया था।
और फाना को कंट्रोल कर रहा था। फाना तो सिर्फ एक वेसल थी। नॉर्मली एक इंसान फॉरबिडन मैजिक करने के योग्य नहीं होता। फॉरबिडन मैजिक को करने के लिए काफी सारा मैजिक चाहिए होता है और साथ ही साथ में एक सैक्रिफाइस भी देना पड़ता है, एक तरह की बलि देनी पड़ती है। एग्जाम्पल के तौर पे क्वीन ऑफ विचेस बताती है कि एंशिएंट डीमन टॉप लेवल का फॉरबिडन स्पेल था और उस फॉरबिडन स्पेल को एल्फ प्रजाति यानी कि एल्फ ट्राइब के लीडर ने एक्टिवेट किया था, वही डीमन जिसका स्कल हाज विलेज के पास है। एंड उस डीमन को बाद में फर्स्ट विज़र्ड किंग ने हराया था। हो सकता है कि आई ऑफ द मिडनाइट सन एल्फ के डिसेंडेंट्स हो, उनके वंशज हो। नोएल सोचती है कि जो उसकी ग्रैंड मदर उसको पिक्चर बुक पढ़ के सुनाती थी डीमन ट्राइब के बारे में, वो एक्चुअली में एल्फ्स थे। फिंडल जल्दी जल्दी चीजें नोट करता जाता है, जो इन्फॉर्मेशन उसको मिलती है क्वीन ऑफ विचेस से। फिंडल कीप अप नहीं कर पा रहा था जल्दी जल्दी लिखने में। आगे क्वीन ऑफ विचेस बताती है कि जो आस्था 2 स्वॉर्ड यूज करता है, वो दोनों स्वॉर्ड एक समय में एल्फ के लीडर की हुआ करती थी। एल्फ का लीडर उसको यूज किया करता था। आस्था का माइंड ब्लास्ट हो जाता है, मतलब कि उसका सर दर्द होने लगता है। क्वीन ऑफ विचेस जितना भी सब कुछ बता रही थी वो सब आस्था के सर के ऊपर से जा रहा था। हम सबको तो पता ही है आस्था काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काइंडा डम है, उसमें उतना ज्यादा इंटेलिजेंसी नहीं है माइंड के मामले में। क्वीन ऑफ विचेस बोलती है अगर तुम आई ऑफ द मिडनाइट सन से फाइट कंटिन्यू रखोगे, सारी मिस्ट्री इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगी। क्वीन ऑफ विचेस अपने पपेट्स ब्लड से एक मेडिसिन बना के देती है डायमंड किंगडम के लिए, जिसको इस्तेमाल कर मार्स डायमंड किंगडम के किंग को ठीक कर देगा एंड वो मॉरिस के प्लान को खत्म करेगा। बातों से तो पता चल रहा है कि मॉरिस वही बंदा होगा जो ह्यूमन एक्सपेरिमेंट करके ह्यूमन वेपन तैयार कर रहा है। मार्स देश में सुधार करेगा एंड डायमंड किंगडम को एक शांत भरा देश बना देगा और लाड्रोस मार्स की मदद करेगा। वो बोलता है कि ऐसा लगता है कि यही एक तरीका बचा है मेरे पास डायमंड किंगडम के एक टॉप रैंक में पहुंचने का। फिंडल आस्था से बोलता है कि क्या ये सही रहेगा इस बंदे पे भरोसा करना। लाड्रोस अपने मन में ही कहता है मैं एक ऐसा बंदा बनेगा जिसको तुम एक्नॉलेज करेगा, तुम मुझे अपना सकेगा एंड एक दिन मैं वापस आऊंगा तुमसे मिलने के लिए टीचर वो फ्रांजिल को बोल रहा होता है। लाड्रोस और मार्स वापस से डायमंड किंगडम लौट जाएंगे और जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता डायमंड किंगडम में फाना फ्रांजिल के साथ ही रहेगी। मैरिएला कहती है तुमको जब भी जरूरत पड़ेगी हम हाजिर हैं और मैं कोशिश करूंगी कि फ्रांजिल फाना के सामने नंगा ना रहे। मार्स फाना से बोलता है कि क्या तुम मेरे लिए वेट करोगी, एक दिन मैं डायमंड किंगडम को एक रहने लायक देश बना दूंगा और फिर तुम वापस से रहने के लिए आ सकती हो। फाना मार्स को गले लगाकर कहती है कि मैं इंतजार कर लूंगी, जितना भी वेट करना पड़ेगा मैं कर लूंगी। एक बार डायमंड किंगडम शांतिपूर्ण हो जाए फिर हम एक साथ दुनिया देखने चलेंगे। काफी रोमांटिक माहौल बन गया होता है। फिंडल की जल रही होती है कि उसकी जिंदगी में क्यों ऐसी सुंदर सी लड़की नहीं है जो उसको भी ऐसी ही रोमांटिक बातें करे उसके साथ। आस्था सोच रहा होता है कि सिस्टर लिली तुम और मैं भी एक दिन ऐसे ही गले लगेंगे। मार्स आस्था से कहता है कि मेरे को खुशी हुई थी, काफी अच्छा लगा था जब तुमने मेरे को अपना दोस्त बोला था। तुम कभी भी मुसीबत में हो मैं तुम्हारी मदद के लिए हमेशा हाजिर हूँ, यही तो दोस्त करते हैं। आस्था कहता है सेम गोस फॉर यू, मैं भी तुम्हारे लिए मदद करने पहुंच जाऊंगा जब भी तुमको मेरी जरूरत होगी। वेनेसा क्वीन ऑफ विचेस से आखिरी बार मिलके वहां से जा रही होती है। क्वीन ऑफ विचेस वेनेसा से कहती है कि तुम आजाद हो मेरी बच्ची, पर ये तुम्हारा बर्थ प्लेस है, तुम्हारा जब मन करे तुम इधर घूमने आ सकती हो। वेनेसा थोड़ा सा इमोशनल हो ही जाती पर वो अपने आप को संभाल कर वापस जाने लगती है। लाड्रोस कहता है कि अगर मैं टॉप 2 से स्टार्ट करूंगा तो मैं जल्द ही पहले नंबर पे भी आ जाऊंगा। डोमिनो कहती है कि तुमको मार्स की हेल्प करनी चाहिए, ना कि उसको सरपास करने का सोचना चाहिए। लाड्रोस कहता है आई नो कई लोग तो बोलते हैं इस पे भरोसा करना भी ठीक नहीं रहेगा। वेनेसा सबके पास पहुंच के कहती है क्या हम यहाँ से चल सकते हैं, मुझे जल्द से जल्द इस फॉरेस्ट से बाहर निकलना है। फिनरल बोलता है इस फॉरेस्ट में तो इतनी सारी गर्ल्स हैं यानी कि विचेस हैं, पर मैं एक को भी डेट नहीं कर पाया, मैं एक को भी पटा नहीं पाया। सब उस पे हंसने लगते हैं। शाम हो जाती है और अपने ब्लैक बुल वापस से अपने हाइड आउट पे पहुंच जाते हैं। आस्था रोते हुए यामी को खुशी खुशी बताता है कि कैप्टन यामी मेरे हाथ वापस से ठीक हो गए। तो वहीं फिनरल सोच रहा होता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि हम जिंदा बच गए। नोएल बोलती है कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, वो वही रॉयल्टी वाला एटीट्यूड दिखाती है। यामी कहता है ओ तुम्हारी टी शर्ट कहाँ गई। आस्था कहता है हाँ क्या फर्क पड़ता है, देखो हमने एक मैजिक स्टोन ढूंढ निकाला। यामी आस्था की खोपड़ी पकड़ के कहता है तुम्हारा हाथ ठीक हो गया है तो जल्दी जाओ और दारू लेकर आओ, ये तुम्हारा फर्स्ट मिशन है,
तुम्हारे हाथ ठीक होने के बाद। वेनेसा कैप्टन यामी को आवाज लगाती है और यामी बोलता है या वेलकम हो। आस्था फटाफट दारू की पेटी लाके भी दे देता है और कहता है मेरा नेक्स्ट मिशन दो मेरे को। यामी बोलता है बहुत काम कर लिया तुमने, अब थोड़ा रेस्ट कर लो थोड़ी देर के लिए, अभी के लिए कोई मिशन नहीं है। आस्था डिसअपॉइंट होके कहता है अगर तुम मेरे से मेरे मिशन ही छीन लोगे, मेरे को मिशन ही नहीं दोगे तो मेरे पास बचेगा क्या। यामी कहता है मसल्स। फ्यूनरल आस्था को कहता है ओवर एक्टिंग करना बंद करो आप। नोएल बोलती है जब तुम्हारी ओवर एक्टिंग खत्म हो जाए तो ये लो मैं तुम्हारे लिए एक टी शर्ट लाई हूँ, उसको पहन लेना। आस्था मैग्ना की आवाज सुनता है और देखता है कि मैग्ना और लक वापस आ गए। वो आस्था के हाथों को ठीक करने का तरीका खोजने के लिए डंजन में गए थे। आस्था और नोएल ये देखकर हैरान होते हैं कि मैग्ना और लक कितने अलग दिख रहे होते हैं। मैग्ना और लक दोनों ही अजीब अजीब तरीके से बड़बड़ा रहे होते हैं। बड़बड़ा इसलिए रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों खाली हाथ लौट रहे होते हैं। मैग्ना ने समझाना शुरू कर दिया कि वह डंजन में चले गए, लेकिन अंत में वो आस्था के हाथों के लिए कोई भी हीलिंग मैजिक ढूंढने में असमर्थ रहे। आस्था उन दोनों को बताता है कि उसके हाथ तो ठीक हो चुके हैं। मैग्ना और लक तुरंत नॉर्मल हो जाते हैं और आस्था के लिए खुश होते हैं। घोच एंड गॉर्डन भी वापस आ जाते हैं रॉयल लाइब्रेरी से। ये दोनों भी रॉयल लाइब्रेरी में आस्था के हाथों को ठीक करने का तरीका ढूंढने गए थे। वापस आके ये दोनों एकदम नट्स लग रहे होते हैं, एकदम किताबी कीड़े लग रहे होते हैं। घोच आस्था को प्रॉमिस करता है कि वो अभी तो कोई तरीका ढूंढ नहीं पाए पर जल्द ही वो ढूंढ निकालेंगे। आस्था बोलता है उसको कोई जरूरत नहीं, मेरे हाथ ठीक हो गए हैं। वो दोनों भी वापस से अपनी नॉर्मल पर्सनैलिटी में आ जाते हैं। घोच आस्था से कहता है कि मैंने कहा था ना कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ निकालूंगा, तुम जाओ और दोबारा से अपने हाथों पे कर्स लगवा लो, मतलब कि हाथों को दोबारा से खराब कर लो, उसके बाद मैं खुद तुम्हारे हाथ को ठीक करूंगा। आस्था बोलता है घोच तुम्हारा नोज ब्लीड हो रहा है। घोच कहता है क्योंकि मैं गुस्से में हूँ। गॉर्डन अग्रिप्पा रिवील करता है कि नोज ब्लीड का कारण गुस्सा नहीं है। गॉर्डन जानता है कि उसकी नाक से केवल तभी खून बहता है जब वह अपने लिए किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को खुश करने के लिए वास्तव में कामना करता है। कामना मतलब कि विश करता है, वरना घोच के नोज ब्लीड तभी होता है जब वो उसकी छोटी बहन मरी के बारे में वैसा सब कुछ सोचता है, उसकी फोटो को देखकर सिस्टर कॉम्प्लेक्स कहीं का। उसके बाद घोच मरी का फोटो देखने लगता है। गॉर्डन अग्रिप्पा को घोच के बारे में इतना कैसे पता चला, इतना टाइम जो उसने स्पेंड किया घोच के साथ रॉयल लाइब्रेरी में अकेले, इसलिए उसके बारे में इतना कुछ पता लगा। जब भी घोच आस्था की चिंता करता था उसका नोज ब्लीड होने लगता था। चार्मी और ग्रे भी वापस आ जाते हैं। चार्मी के शरीर पर मशरूम उग रहे होते हैं। ग्रे बोलती है कि वो ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रही है, इसलिए वो काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही है क्योंकि सब लोग उसके रियल फॉर्म को देख पा रहे हैं। चार्मी बताती है कि वह जादुई मशरूम परजीवियों से संक्रमित हो गई है, मतलब कि इन्फेस्टेड हो गई है। वो एक मशरूम खाती है एंड 3 और उसके शरीर पर उग जाते हैं एंड वो कंटिन्यू रखती है, खाती जाती है। हमको तो पता ही है कि चार्मी भुक्कड़ कहीं की, उसका कभी पेट भरता ही नहीं है। वो आस्था के लिए बहुत सारा खाना लाती है पर वो आस्था के हाथों को ठीक करने का तरीका ढूंढ नहीं पाती। ग्रे नोटिस कर लेती और कहती है तुम्हारा हाथ ठीक हो गया, ये काफी एम्बेरेसिंग है। आस्था कहता है इसमें एम्बेरेसिंग होने वाला क्या बात है, अब क्योंकि उनके पास खूब सारा खाने का सामान है और यामी ने आस्था से बोल के दारू भी मंगवा ली है, तो यामी आज की रात पार्टी करने को बोलता है। बारबेक्यू वगैरह चल रहा होता है, खाना पीना सब कुछ दबा के चल रहा होता है, सब लोग दबा के खाना खा रहे होते हैं। तभी यामी को याद आता है कि उसने अपने बीस्ट को खाना नहीं खिलाया, तो वो आस्था को बोलता है कि उसको खाना खिला दे। यामी आस्था से खूब सारा काम करवाता है, जैसे कि साफ सफाई, खाना खाने के बाद सारे बर्तन धुलवाना, लॉन्ड्री की सफाई, कपड़े धुलवाना। और जब यामी खूब सारा खाना खा लेता है और टॉयलेट जाके फ्रेश होता है, उस टाइम टॉयलेट पेपर खत्म हो जाता है, तो वो आस्था से टॉयलेट पेपर मंगवाता है, झाड़ू वगैरह बहुत सारा काम करवाता है और आस्था भी फुर्ती में फटाफट सारा काम करता जाता है। बहुत शौक है ना, मिशन करता रहता है। यामी उससे जम के काम करवाता है। फिर वेनेसा वही सीन को याद करती है जब क्वीन ऑफ विचेस ने वेनेसा से कहा था कि जब भी उसका मन करे वो फॉरेस्ट ऑफ विचेस में आ सकती है क्योंकि वो उसका घर है। वेनेसा उधर ही पली बड़ी है, पर वेनेसा ब्लैक बुल के साथ जाना चुनती है एंड देन वो सोचती है कि उसने काफी सही डिसीजन लिया, उसने सही करा ब्लैक बुल के साथ रहना चुनने का। वो अपने कपड़े उतार कर वही बिकिनी और ब्रा में आ जाती है और नोएल के कंधे पे हाथ रखकर सबसे कहती है यू आर द बेस्ट गाइज। एंड एपिसोड के लास्ट में एक आवाज सुनाई देती है जिसमें वेनेसा कहती है कि इस भारी दुनिया में आके मेरे को एक फैमिली मिली
पहले तो वो फॉरेस्ट ऑफ विचेस में एक पिंजड़े में ही बंद रहती थी, वहां से बाहर निकलने के बाद उसको ब्लैक बुल मिली। तो दोस्तों आज का एपिसोड यहीं समाप्त होता है। वीडियो काफी लंबा बना है, अच्छा खासा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप सभी लोगों से मेरे को एक चीज जाननी है, आप लोगों के मुताबिक, आप लोगों के अकॉर्डिंग मेरे को किस तरह का कंटेंट शॉर्ट्स में बनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कई सारी शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड करूँ, तो उन शॉर्ट वीडियोस का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए, तो जरा बताइए। जिस तरह से आप लोग बताओगे उसी तरह का वीडियो में डालने का कोशिश करूंगा। बाकी ओशिनोको को भी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि उसको जल्दी से जल्दी एक्सप्लेन करके खत्म करें, सीजन 1 कंप्लीट कर दें। तो इसी तरह से धीरे धीरे हर 3 दिन में एक वीडियो आता रहेगा। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।